खुश आमदीद। जलाकर कत्ल कर दिया गया, ये कहना है फैमिली के लवाहिकीन का। ये इंसानियत सोज वाकया स्पेन के शहर बार्सिलोना में पेश आया। इस पर हम बात करेंगे, इसका हम तजज़िया भी करेंगे। मैं हूं शाहिद अमीर गुराया और आप देख रहे हैं ओवरसीज उर्दू। नसर इकबाल नामी ये शख्स था। नसर इकबाल, जिसका ताल्लुक मंडी बहावलदीन के इलाका फालिया चक 40 बेसाम से था। नसर की बीवी का ताल्लुक रोमानिया से था और इनके 2 बच्चे थे, 4 माह का बेटा और 3 साल की बेटी। ये सब एक दूसरे की चीखों पुकार सुनते खाकस्तर हो गए और तमांचा मार गए स्पेन के निजाम पे जो उन्होंने मुहाजिरीन के लिए बना रखा है। ये सारी खबर एक दिल दहला देने वाला मंजर पेश करती है। नसर की मैयत और 2 बच्चों की मैयत को पाकिस्तान भेजा जाएगा, जबकि नसर की बीवी की मैयत को रोमानिया भेजा जाएगा। मरकर खाक तो हो गए, इकट्ठे मर तो गए, लेकिन अफसोस के इकट्ठे दफन ना हो सके। ये भी एक तल्ख हकीकत है। ओवरसीज परदेसियों के और बेशुमार दुखों की तरह ये भी एक तल्ख दुख और हकीकत है कि किसी को कोई पता नहीं कि मरने के बाद वो कहाँ दफन होगा। ये कत्ल क्यों और कैसे हुए, इस पर भी मैं बात करूंगा, मैं सब आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा ये आप बयान सुन लें। तो मुझे इंसाफ चाहिए, और कैसे लड़ाई हुई है या आग लगी है या कैसे हुआ है ये काम, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहता कि हमें इंसाफ चाहिए। जो लोगों ने हमारे भाई को बेदर्दी से ऐसे आग लगा के जला दिया है, उसकी हमें इंसाफ, उस लिए हम इधर खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी और सब लोग हैं और स्पेनिश भी सब हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा ये फायदा है कि इन ऐसे मालिक में रहते हुए कोई एक फैमिली इस किस्म की जगहों पर रहे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये असल वाकया हुआ क्या, ये कत्ल हुए कैसे। मरहूमैन जो थे वो एक खाली बैंक जो कि बसीदा इमारत थी, वहाँ पर वो काबिज भी थे और वहाँ पे वो दूसरे दीगर खानदानों के साथ रहायश पजीर भी थे। इन्होंने ये कब्जा एक पुराने मराकिश लोग, उनको मोरक्को कहते हैं, मोरक्को ग्रुप से लिया था और ये यहाँ पे रहायश पजीर थे। तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब ये पुराना मराकिश के लोगों का ग्रुप इनके पास आया और उन्होंने जो ये किराया वसूल कर रहे थे उसमें से हिस्सा मांगा। जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा तो उस हिस्सा देने से इनकार करने पर इनकी जो ये मामूली तल्ख कलामी जो है ये लड़ाई में बदल गई और बाद अज़ां पुलिस भी आई और पुलिस ने इन दोनों ग्रुपों को दरमियान मुफाहमत करवाई। लेकिन जो मोरक्को लोगों का ग्रुप था वो कोई सफाक और दरिंदा पसंद लोग थे, उनको दरिंदगी पसंद थी। उन्होंने ये पाकिस्तानी फैमिली एक दुकान नुमा मकान में रह रही थी जिसकी बाहर से उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उनको अंदर जो है वो बंद किया और कमरे में आग लगा दी और खुद ये लोग फरार हो गए, जिस पर बाद में इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया और उनका मुतालबा ये था कि अगर यहाँ के गवर्नमेंट गरीब लोगों को मुनासिब रहायश की सहूलत फराहम करे तो वो इस तरह की तल्ख सूरत हाल और इस तरह की बसीदा इमारतों में वो रहने पर मजबूर ना हो। ये मुतालबा था वहाँ एहतजाज करने वाले लोगों का। मजीद वहाँ की पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। उन्होंने मजीद तहकीकात के लिए 2 दिन मांगे हैं। वहाँ की पुलिस ने वहाँ के कौंसलर जनरल, पाकिस्तानी कौंसलर जनरल को मैसेज किया है, जिस मैसेज में उन्होंने लिखा है, दिस टाइप ऑफ डेथ इज एन एक्सीडेंट, सो देयर इज एन ओपन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, द डेथ दैट आर ऑलवेज इन्वेस्टिगेटेड और फर्स्ट सुसाइड्स, सेकंड वायलेंट और होमिसाइडल डेथ्स, थर्ड एक्सीडेंट्स। यानी उनका कहना है कि हम इस किस्म की अमवात में
یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایسی تحقیقات جو ہے وہ فائل کرتے ہیں کہ اس تحقیق میں ان چیزوں کی تفتیش کی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ اموات کسی خودکشی کا نتیجہ تو نہیں، آیا کہ یہ اموات کسی پرتشدد کارروائی کا نتیجہ تو نہیں، آیا کہ یہ اموات کسی قتل عام کا نتیجہ تو نہیں، یا کہ یہ اموات واقعی ہی ایک حادثہ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل حقیقت کیا تھی، ہم اس ساری حقیقت کا پتہ لگا لیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مختلف غریب ممالک جو یورپی یونین کے غریب ممالک ہیں جیسے پولینڈ، اسپین، رومینیا، وہاں پہ جو مہاجر ہیں وہ بہت زیادہ تلخ زندگی گزارتے ہیں، وہ شدید موسمی حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں، وہ بھوکے بھی رہتے ہیں، ان کے بچے بھی بعض اوقات بھوکے رہتے ہیں، ان کا ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس طرح کی بسیدہ امارات میں جو ہے وہ پناہ لے کر وہاں رہتے ہیں غیر قانونی طور پر۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ جرمنی کی مثال لیں تو جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کا سوشل سسٹم بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ سسٹمیٹک ہے، جو کہ یہاں موجود مختلف ممالک سے آئے گئے مہاجرین کو بھی ایک اچھی، کامیاب، پرسکون اور اچھی زندگی جو ہے گزارنے کے موقع فراہم کرتی ہے یہاں کی گورنمنٹ۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی لوگوں کا جو ان امیر ملکوں میں رہتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، کیا ان کا معیار، کیا ان کا لیول وہ اس مقام یا اس معیار پہ آ سکتا ہے کہ وہ ایسے غریب ملکوں میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی وہ مدد کر سکیں۔ میں یہ پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے اس سوالیہ نشان کے ساتھ کہ مختلف ممالک میں جو پاکستانی فلاحی تنظیمیں ہیں، جو اوورسیز فلاحی تنظیمیں ہیں، کیا وہ عملی طور پر ایسے کام کر رہی ہیں؟ کیا وہ اوورسیز لوگوں کی مدد کر رہی ہیں یا وہ نہیں کر رہی؟ اگر کر رہی ہیں تو ان میں کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ یا کہ وہ صرف ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپنی تشہیر کرتی ہیں، اپنی پروموشن کرتی ہیں اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی؟ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے اوورسیز اردو کا فیس بک پیج اور اوورسیز اردو کا یوٹیوب پیج۔ میں ہوں شاہد امیر گرایا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔